अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहाँ के ही होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज कुछ आजमाइशों के हवाले से बात कर लेते हैं, कुछ ख्वाबों के हवाले से बात कर लेते हैं। इंसान ना इस दुनिया में बहुत छोटे अरसे के लिए आया और उस आजमाइश के बाद उसने एक दिन इस दुनिया से भी चले जाना है, जो कि एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है जिसके बारे में हमें पता है। मगर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि मर जाने के बाद भी लोगों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ये वो लोग हैं जो मरकर भी आखिर क्यों ज़िंदा रहते हैं लोगों के अंदर। इसका जवाब सिर्फ यही है कि उन लोगों ने बहुत बड़े ख्वाब देखे हुए होते हैं और उस ख्वाब की तकमील के लिए वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं। बड़ा ख्वाब ये नहीं होता कि मैंने अच्छी, महंगी और सबसे जदीद कार ख़रीदनी है या महंगे इलाकों में पुरकशिश घर बनाना है या किसी भी दुनियावी चीज़ के हसूल के लिए अपनी उम्र गंवा देनी है। बड़ा ख्वाब वो होता है जिस ख्वाब में इंसानियत के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश होती है। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें ज़िंदगी को खो देने का डर नहीं होता। आप कितने ही लोगों को देख लें जिनमें लिखारियों की मिसाल ली जा सकती है, साइंसदानों की मिसाल ली जा सकती है कि जिन्होंने बड़ा सोचा और बड़ा करके दिखाया भी। हकीकत तो यही है कि बड़ा सोचने से ही बड़ा काम हो सकता है। अगर आप छोटी चीज़ का ख्वाब देखेंगे और उसको हासिल करके बैठ जाएंगे तो बाकी की ज़िंदगी बेमायनी नहीं हो जाएगी क्या? तो सबसे अहम बात यह है कि बड़ा ख्वाब या बड़ी सोच आपको मेहनत करने, आपको डट जाने का हौसला देती है ज़िंदगी में। आप कायदे आज़म की मिसाल ले लें तो क्या किसी ने सोचा था कि कायदे आज़म से पहले कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन मुसलमान जो है वो अपने अलग वतन के लेने में भी कामयाब हो जाएंगे? क्या इब्राहिम लिंकन के बारे में कोई सोच सकता था कि वो एक दिन अमेरिका का सदर बन जाएगा? ये सब कैसे हुआ? ये सब सिर्फ़ और सिर्फ बड़ा ख्वाब देखने से ही मुमकिन हो सका है। जब आप बड़ा ख्वाब देखते हैं और फिर उसके लिए आपको पता होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे मेहनत दरकार है, तो आप उसके लिए फिर अपनी कमर बस्ता होकर मेहनत करते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अपना विज़न बड़ा रखें और उस बड़े ख्वाब की तकमील में अपनी उम्र गुजार दें ताकि हम लोग मरने के बाद लोगों में एटलीस्ट ज़िंदा तो रहें, लोग हमें अच्छे नाम से याद तो करें, लोगों को पता हो कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए करके गए हैं। तो इसलिए बेशक वो छोटा ही मकसद क्यों ना हो, लेकिन वो कारामद होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो बामकसद होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप ज़िंदा रह सकें। आप जब इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें। तो ये आज का हमारा पैगाम था और अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। तो आजकल आपको पता है कि जिससे भी मैं ख़ास तौर पर किसी भी बंदे से मिल रही हूँ जो कि अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो वो यही कहता है कि जनाब हमारे पास नौकरी नहीं है या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है या नौकरी मिल नहीं रही है। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं वो कहते हैं नौकरियाँ बहुत है लेकिन जो सही लोग हैं ना वो हमारे पास नहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ पर लैक आ रहा है। आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है कि लोग नौकरी हासिल करने के बाद तरक्की क्यों नहीं करते हैं। एक सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर कहाँ पर आ जाता है। दूसरा कि जब आप एक कह लें कि माहौल में रहना शुरू कर देते हैं तो उसमें आप ढल जाते हैं, उस माहौल में एक नौकरी में बेशक आप ढल जाते हैं, फिर वो आपका एक कंफर्ट जोन हो जाता है, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या ये आपको कह सकता है कि आप अपनी तरक्की की राह की तरफ नहीं जा रहे हो, ये रुकावट बन रहा है? क्या ये जो आपका कंफर्ट माहौल बन जाता है तो इसको किस तरह तोड़कर आगे निकल सकते हैं? और अगर आपने तरक्की करनी है किसी भी फील्ड में या इवन दो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ही, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए? तो इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर मौजूद हैं। अब्दुल गुफ़ार ने हमें आज ज्वाइन किया है जिनसे हम ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे जो आप तक पहुंचने वाली हैं। तो अब्दुल गुफ़ार आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल गुफ़ार साहब मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ टैलेंट का होना ज़रूरी है कामयाबी के लिए या फिर आपका स्किल्स या बाकी चीज़ें भी मैटर करती है?
देखिए, टैलेंट इज़ एसेंशियल, मैं ये कहूँगा। ओके। लेकिन स्किल जो है वो की है सक्सेस की, आगे बढ़ने के लिए। यानी आप बेहतरी तरक्की जब तक नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो वो टैलेंट आपको एक हद तक जॉब लैंड करा सकता है, जॉब तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस जॉब में प्रमोशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो काम मिला है आप उसको बस फिनिश कर दें। टारगेट ये है कि भाई जी मैंने जो काम मुझे मिला है मैंने उसको ख़त्म करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो काम मिलता है उसको ख़त्म तो करते हैं, लेकिन उसमें इनोवेशन नहीं लाते, उसमें चेंज नहीं लाते। आपको पता है कितनी तेज़ी के साथ जिद्दत आ रही है हर काम में। बिल्कुल ट्रू। अगर हम या एम्प्लॉयज़ वो नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो टैलेंट फिर काफ़ी नहीं है। टैलेंट के साथ आपको नई न्यू स्किल्स, न्यू इनोवेशंस, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, टर्न अराउंड टाइम कम करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं हर जॉब रोल के अंदर, हर टास्क के। उनको हम कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं, टाइम रिड्यूस करके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के, इफेक्टिवनेस बढ़ा के। तो मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट के साथ अगर एक जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट भी हो, जिसमें इंसान हर रोज नया सीखे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कामयाबी के लिए ज़रूरी है ये आपका माइंडसेट, और आपका खास तौर पर ग्रोथ माइंडसेट हो कि आपने क्या नई चीज़ें इन्वेंट करनी है, इनोवेशन लेकर आनी है, और साथ मेहनत भी उसमें लगती है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टैलेंट और माइंडसेट के माइंड में आपने सोचा हुआ, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। जी, आप सही कह रही हैं। देखें, आपने बड़ा अच्छा एक यूज़ किया अभी यहाँ पे मेहनत का लफ्ज़, हार्ड वर्किंग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हार्ड वर्किंग के साथ अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए तो वो उसमें आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी एनर्जीज भी कम ड्रेन होती हैं और आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि आप जो काम करते हैं उसमें, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की, कि उसमें आप इनोवेशन लाएं, उसमें आप नई चीज़ें मुतारफ़ कराएं, अपने सीनियर्स को सजेस्ट करें, ना कि वो आपसे पूछ रहा हो कि इसको कैसे इम्प्रूव करना। आप खुद प्रोएक्टिव हो और उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब आज के दौर में अगर आपने आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए। जी, एग्जैक्टली आना चाहिए, और वो उस पर आपको ग्रिप आनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपको ग्रिप आनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि जब लोगों को नौकरी मिलती है, जब आप जॉब पे चले जाते हैं, जॉब आपको मिल जाती है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी तगोदो करने के बाद, तो नौकरी के इब्तिदा में लोग किस तरह की और कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखें, सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो है अपना माइंडसेट। मैं उसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि जो लोग होते हैं वो ये समझते हैं गेटिंग अ जॉब इज अ डेस्टिनेशन, यानी मुझे जॉब मिल गई है तो मेरी अब जिंदगी सफल हो गई। हाँ, सफल हो गई, मुझे वो मिल गई, मैं कामयाब हो गया। एग्जैक्टली। तो अब जब उसको जॉब मिल जाती है तो उसका माइंडसेट ये होता है कि मैंने अब कंफर्ट जोन में आ जाना है। कुछ अरसे बाद होता ही है कि वो अपने कंफर्ट जोन में आना शुरू हो जाता है और वो अपना काम 9 to 6 के अंदर करना शुरू कर देता है। वो हालांकि दोनों एम्प्लॉइज़ एक ही जॉब रोल में, एक ही बॉस के अंडर है, एक तरक्की कर लेता है, जल्दी प्रमोशन मिल जाती है, ग्रोथ मिल जाती है, वो कुछ नया कर रहा होता है, वो अपने फेलियर से सीख रहा होता है, फीडबैक से इम्प्रूव कर रहा होता है, कोलैबोरेट कर रहा होता है, नेटवर्किंग कर रहा होता है, वही बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा होता है। तो जो एम्प्लॉय तरक्की नहीं कर पाता, जो गलतियाँ करते हैं एम्प्लॉइज़, वो ये इन चीज़ों में लैग करते हैं। वो अपनी स्किल नहीं बढ़ाते, वो नेटवर्किंग नहीं करते, कोलैबोरेशन नहीं करते लोगों के साथ, अपनी फीडबैक जब उनको मिलता है तो उस पर वो उसको इम्प्रूव करने की बजाय उससे अनॉय होते हैं। तो फीडबैक जो है, फीडबैक और क्रिटिसिज्म्स हैं, और फेलियर से वो सीखते नहीं हैं। तो ये वो चंद मिस्टेक्स हैं जो कैरियर के स्टार्ट में लोग करते हैं और आगे नहीं बढ़ते। मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसमें ये था कि 95% लोग एक जॉब हासिल करने के बाद अपने स्किल को, मैं उसकी इसकी एक टर्म जो होती है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट। हर जॉब के लिए एक कॉम्पिटेंसी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका जॉब रोल है, आपकी कॉम्पिटेंसी कम्युनिकेशन बहुत इनहांस अच्छी होनी चाहिए, और ग्रूमिंग होनी चाहिए, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, सब ये आपकी एक जॉब रोल की कॉम्पिटेंसीज हैं जो होनी चाहिए आपके अंदर। तो हर जॉब रोल की कॉम्पिटेंसीज अलग होती है। तो लोग जब उसको इम्प्रूव नहीं करते शुरू में, पहले तो गैप एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि मुझ में किस चीज़ की कमी है आगे बढ़ने के लिए, उस कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करें। उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है, उसको कोचिंग की ज़रूरत हो सकती है, वो सीनियर से फीडबैक ले सकता है।
वो आप आजकल तो नॉलेज इज़ वेरी रेडिली अवेलेबल, यूट्यूब से सीख सकता है, फ्री चैनल्स तो बहुत सारे नॉलेज सिर्फ एक बटन के वो कह लें कि पीछे है। आप हाँ। एक बटन दबाते हैं, हर चीज आपके सामने आ अब वो जाती है। एक बटन दबाने के लिए माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि मैंने हर रोज कुछ सीखना है। तो ये वो गलतियां जो लोग करते हैं अपने करियर के स्टार्ट में ही जी, कर लेते हैं और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हम सुनते हैं हमारी लाइफ में कि जी आपको खुद एतमाद होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि हद से ज़्यादा खुद एतमादी भी आपकी जो तरक्की है या कामयाबी है उसकी राह में रुकावट बन सकती है? जी, मैं इसकी एग्जांपल अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे शेयर अच्छा। करूँगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 के करीब कंपनीज में 32 काम किया, 32 कंपनीज में ट्रेनिंग्स भी करवाई। अच्छा। और माशाल्लाह 5000 एम्प्लॉयज़ को अभी तक ट्रेन कर चुका हूँ। तो मैंने ये देखा है कि लोग अपनी जो है ना ये वाली चीज़ इम्प्रूव नहीं करते। अच्छा। उसको क्या करते हैं, वो उसमें लैक करते हैं। ओके। ठीक है, तो उनको चाहिए कि अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करे और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करे। तो वो जब कोशिश छोड़ देते हैं, अपनी कॉम्पिटेंसीज को एनहांस नहीं करते, तो उन्हें ये मुश्किलात का सामना होना शुरू होता है। आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मैंने ये देखा है कि लोग जब ट्रेनिंग में बैठे होते हैं, जब उनको ट्रेनिंग में इनरोल करते हैं, तो वो ये प्रिटेंड करते हैं कि दे नो ऑल everything, they know everything, they don't need anyone बिल्कुल। to tell हालांकि them। मैं आपको मुनीबा एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताऊं, आप इसको समझेंगे भी। अगर आपने एक ट्रेनिंग ली है, आप 3 महीने बाद दोबारा ट्रेनिंग किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अटेंड करेंगी, तो यू विल लर्न अगेन। हाउ यू विल लर्न अगेन? क्योंकि उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जब वो शेयर करेंगे, आप उन लोगों दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगी। तो उससे जो एक म्यूचुअल लर्निंग होती है, जो रोल प्लेज में होती है, जो ग्रुप डिस्कशंस में होती है, उससे फ़ायदा होता है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी इस चीज़ को समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, फिक्स्ड माइंडसेट को कर लेते हैं ना। अच्छा। और जिसकी वजह से फिर वो अपना लर्निंग कर्व को एक स्टॉप लगा लेते हैं। आपको पता है लर्निंग नेवर एंड्स। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बड़ी बारीक सी थिन लाइन है कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, और लोग उसको भूल जाते हैं। हाँ, ये आपको बस उसको मेंटेन रखना है कि मुझे जो है ना, जो है इसको अपनी लर्निंग को रोकना नहीं है, अपनी कैपेसिटी एनहांसमेंट को रोकना नहीं है। तो जब ये रोक लेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी मेरे साथ वाले अब तरक्की कर गए हैं, वो आगे चला गया, ये इसको फेवरेटिज्म मिल गई है, ये बॉस का फेवरेट था, ये बहुत अच्छा था। तो फिर वो आप किसको जिम्मेदार कराते हैं कि मुझे मेरे बॉस कोऑपरेटिव नहीं था, मेरी कंपनी में मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, मैं अनलकी हूँ। तो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अपना एनालिसिस करें, ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक चीज़ है, थिन लाइन आपने जैसे कहा, वी नीड टू मेंटेन दैट। वो ठीक है। अच्छा, दूसरा आजकल के जो माहौल में आप भी देख रहे होंगे, जिस तरह मैंने पहले बात की कि जिनसे भी हम मिलते हैं, ख़ासतौर पर यंग जनरेशन से हैं जो हमारे टीन एज में इस वक्त एक भरपा हुआ है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, कि हम लोग बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोगों से, एक्सपर्ट से मिलते हैं जिनके पास नौकरियां हैं, वो कहते हैं हमारे पास वो बच्चे ही नहीं आते, वो लोग ही नहीं आते जो कॉम्पिटेंट हों उस जगह के, उस नौकरी के। तो ये गैप हम ख़त्म कर सकते हैं, और ये गैप बढ़ता क्यों जा रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी तनकीद भी बनती है। अच्छा। मैं जब डिफरेंट रोल्स में था, हेड पोजीशन पे था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो मैं कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ भी करता था। तो बहुत मास्टर्स क्वालिफिकेशन के साथ लोग आते थे, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती थी वो एट पार नहीं होती थी। अच्छा। उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसीज, वो स्किल्स नहीं होता था जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर सर्विसेज की जॉब है तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आप ज्वाइन करने के बाद सीख सकते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए ना। तो वहाँ पे वो लैग करते हैं। अच्छा, उस कमी को वो पूरा कैसे कर सकते हैं? वो किसी एक्सपर्ट से कोचिंग ले सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक आई सेड अर्लियर कि ज़रूरी नहीं कि वो जाके पैसे खर्च करे। वो यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं चैनल्स को प्रमोट नहीं कर रहा, वहाँ पे आप सीख सकते हैं हाउ टू गिव इंटरव्यू। आप सीख सकते हैं अपनी ये वाली स्किल, कम्युनिकेशन है या परसुएशन है या सेलिंग स्किल्स हैं, उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो फिर लोग क्या करते हैं, हमारे
वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमारी यूथ जो है वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है उसको स्टडी नहीं करती, जेडी को, जॉब डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ती। तो किसी भी जॉब में कामयाब होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आपको जेडी, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो काम के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उसके लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप शो करें एंथुसियाज्म, वो लोग नहीं करते। और आखिर में आपको उस जॉब के लिए जो चीज़ें या स्किल इंप्रूव करनी है उसको भी आप सीखें, उस पर भी आप थोड़ा सा स्टडी करके जाएं। तो ये जब हम नहीं करते तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। जॉब्स अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिलती हैं। मैंने बहुत सारी जॉब स्विच की विदाउट एनी रेफरेंस, डू यू बिलीव? तो शायद शुरू में मुझे एक जॉब जो है लैंड किसी रेफरेंस से हुई, लेकिन उसके बाद मैंने जो ये समझा कि यार आगे बढ़ने के लिए आपको खुद से इम्प्रूव करना है, चीज़ें बेहतर करना है, खुद को पॉलिश करना है, तभी आप आगे जा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो इसमें आपका अपना ही बहुत बड़ा किरदार होता है कि आप कामयाब कितना हो रहे हैं और आप नाकाम कितना हो रहे हैं। इसमें किसी की कोई अमल दखल नहीं होता है। तो इसलिए आपने नौकरी हासिल करने के बाद तरक्की कैसे करनी है, क्यों आप उसमें महदूद होकर रह जाते हैं, इस पर हमने बात की है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे। गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक ना बहस चल निकली है कि डायबिटीज़ का इलाज अद्वियात से नहीं, खुराक से, यानी जो कुछ हम खा पी रहे होते हैं उससे किया जा सकता है। यानी इंसुलिन लगाने वाला इंसुलिन ही ना लगाए तो वो अपनी शुगर को कंट्रोल कैसे करेगा। जबकि आजकल तो ये भी बातें सुनने को आ रही हैं कि शुगर के मर्ज़ को बआसानी शिकस्त दी जा सकती है। अगर आप सेहतमंद हैं तो उसकी कदर करें और ख़ुद को ऐसी ग़िज़ाओं की हरगिज़ आदत ना डालें जो आपको खामोशी से डायबिटीज़ यानी कि शुगर का मरीज़ बना सकती है। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है ना, इसमें हमने कोशिश करनी है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और वो भी ऑथेंटिक, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप अपने आप को शुगर के मरीज़ बनने से बचा सकें या उन लोगों के लिए ये सेगमेंट अहमियत का हामिल होगा जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। डाइटरी हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे दिमागों में एक ही चीज़ होती है कि अगर आपको शुगर हो गई है ना तो भाई अब तो सारी ज़िंदगी आपको शुगर के साथ ही ना लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, अपनी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा, इंसुलिन लगानी पड़ेगी, अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आप अपनी सिर्फ इस मुंह को बंद कर लेना और ये जो ज़बान का चस्का है हमारा, अगर हम इसको कम कर लें, अपनी डाइट को बेहतर कर लेना, तो ये जो मर्ज़ है डायबिटीज़ जैसा मर्ज़ जो जिसको मूज़ी बीमारी कहा जाता है, ये भी रिवर्स बैक हो सकती है। तो इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इनसे पहले भी हमने आपकी मुलाकात कराई थी, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी जो उनसे हमने पूछनी थी। तो आज भी हमने उनको बुला लिया है। उनको फातेह कह सकते हैं डायबिटीज़ के हवाले से कि उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म करके दिखाया है। तो डॉक्टर्स भी बड़े हैरान थे कि ये हुआ कैसे है, तो हम भी बड़े हैरान थे कि ये हुआ कैसे। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अशरफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अशरफ साहब, स्टोरी तो हमने आपकी सुनी थी, कैसे हुआ, कैसे आपने शिकस्त दी इसको, खासतौर पर डायबिटीज़ को। तो अब नहीं है ना डायबिटीज? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई है ना? 100% खत्म हो गई। मुझे अभी 3 साल हो गए। 18 फरवरी को मेरे 3 साल हुए। 3 साल मुकम्मल हो गए। अच्छा। तो मेरी दवाइयाँ छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ना सिर्फ मेरी अब छूटी है, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जहाँ पे भी पाकिस्तानी है उन हज़ारों लोगों की दवाइयाँ छूट चुकी हैं। अच्छा। हाँ। और ये सिर्फ आपने किया है, जिस तरह मैंने बात की, मुंह बंद कर ले, अच्छा, अपने ज़बान के चस्के को जो खत्म कर ले। नहीं, मैं आपसे डिफर करूँगा। अच्छा। आपने भूखा बिल्कुल नहीं मरना, जुबान भी बिल्कुल नहीं बंद करनी। आपने खाना है, कॉन्शियसली खाना है। अच्छा। जो चीज जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं ना, बैलेंस डाइट बात है ना, हम बैलेंस डाइट के चक्कर में भी हम वो खा रहे होते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट का पता ही नहीं है। हाँ, ट्रू। बैलेंस डाइट ना बड़ा मिस यूज्ड वर्ड है, इसको पता ही नहीं है कि ये होती क्या है। अच्छा। देखिए, बैलेंस डाइट में कहीं पे भी सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आते। अच्छा। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आप बेकरी आइटम्स कह लें, ठीक है, जो
जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स है ना, जिसमें चीनी भी है, चीनी कहीं पे भी बैलेंस डाइट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, बैलेंस डाइट में क्या चीज़, आपकी खुराक में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं जी, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है, इन तीनों का आपने बैलेंस लेना है। ठीक है, ठीक है, हमारी खुराक जो भी हम खाते हैं उससे बनता है पेट में जाके ग्लूकोज बनता है। ठीक है, हर चीज़, अब कुछ भी खाएं पानी के अलावा, हर चीज़ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज सीधा जाता है खून में, खून से इसको इंसुलिन उठाकर खुलियों तक लेके जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे खुलिये कल वाली खुराक से ही भरे पड़े हैं। अच्छा, आज आपने नाश्ता भी कर लिया पराठों का, हाँ हाँ, तो खुलियों के पास तो कल वाली जो खुराक थी, जो डिनर वाली थी, वो पड़ी है अभी। ओह, अच्छा, इंसुलिन लेकर गई जब, तो इंसुलिन ने जाकर नॉक किया खुलिये को, सेल को, हाँ, आगे से आवाज आती है जी मेरे पास तो कल वाली खुराक पड़ी है, मुझे तो नहीं चाहिए ये। ओके, अच्छा, अब वो क्या करे, हाँ। इंसुलिन के हाथ में शुगर के शॉपर हैं। अच्छा, ठीक है, वो क्या करेगी कि वो लबलबे को कहेगी कि जी ये तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ये मेरे से खुराक नहीं ले रहे, अच्छा, क्या करूं। वो कहते हैं जी मैं कुछ और यूनिट्स इंसुलिन के भेजता हूँ। अच्छा, आप ज़बरदस्ती ना इनका दरवाज़ा तोड़ के अंदर खुलियों में आप ना खुराक फेंको। ठीक है, अच्छा, अब पहले इंसुलिन ज़्यादा गई, अभी और गई, फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा, फिर और गई, इसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी इंसुलिन की मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा, जब ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगी तो उस इंसुलिन इज अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है, इंसुलिन से मोटापा होगा। ओके, इंसुलिन ज्यादा होगी तो खवातीन में पीसीओज के मर्ज होंगे जी। ठीक है, इंसुलिन ज्यादा होगी तो फैटी लिवर होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हार्ट के, किडनीज के, अल्जाइमर के, फिर यू नेम एनीथिंग, फिर आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बुनियादी तौर पे हमने खुराक वो लेनी है ठीक है, जो कम से कम ग्लूकोज बनाए। अच्छा, ठीक है, जब कम ग्लूकोज बनेगा तो खुलियों को, देखिए मेरी बॉडी को लेट से 200 ग्राम शुगर की जरूरत है और बन रही है 400 ग्राम, ठीक, तो खुलिये एक वक्त आता है कि वो तंग आ जाते हैं, कह रहे यार हमारे पास रखने की जगह नहीं है, हमारी जितनी भी सिंपल कैपेसिटी थी ना, कैपेसिटी वो खत्म हो गई। एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अस्मा खान है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनको भी आपसे मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं शुगर के हवाले से कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए। अस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्मा, हम बात कर रहे हैं कि शुगर अगर आपको हो जाती है या फिर अगर नहीं भी है, नॉर्मल पर्सन है, तो ऐसी कौन कौन सी डाइटरी हैबिट्स हैं जो कि आपको डायबिटिक बना सकते हैं? अशरफ साहब ने अपनी हमारे साथ स्टोरी शेयर की है कि ये डायबिटीज़ थे लेकिन अब 3 साल हो गए, इन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स बैक कर लिए 100%। तो उनसे तो हमने स्टोरी सुन ली है कि वो क्या क्या चीज़ें नहीं खाते हैं, क्या खाना चाहिए। अब आप हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है, तो वो ऐसी कौन सी अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर सकता है जिसकी वजह से वो शुगर का कह लें कि पेशेंट होने से बच सकता है? अच्छा, मेरे में से बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आजकल जितनी भी जैसे WHO है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल डायबिटीज़ रिवर्सल पे काम कर रही हैं, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरी क्लिनिकल करियर में मुझे बहुत काम आई है मेरे क्लाइंट्स को। तो एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आप डायबिटीज़ प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आप पोस्ट पेरेंडियल स्पाइक्स, जैसे खाना खाने के बाद शुगर का जो एक स्पाइक आता है, तो आपने हमेशा जो है अपनी मील्स में फाइबर और प्रोटीन को ऐड करना है। ठीक है, देखिए, हम उसको कहते हैं कि फाइबर एंड प्रोटीन प्री लोड। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आपका जो मेजर मील है, खाना है, उससे 15 से 30 मिनट पहले भी आप एक छोटा सा स्नैक लेंगे जिसमें फाइबर है और प्रोटीन है। वे प्रोटीन लोग कहते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर वो आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते तो एटलीस्ट फाइबर जो है वो नट्स की फॉर्म में हो सकता है, वो आपको मिनिमल सा एक स्नैक हो सकता है प्रोटीन रिच। और अगर पॉसिबल, क्योंकि कुछ लोगों की एपेटाइट बहुत कम होती है, अगर वो स्नैक ले लें तो उसके बाद खाना जो है वो कम खाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि फिर आपका जो मेजर मील है उसका पार्ट आप लाजमी बनाएं प्रोटीन को और आप फाइबर को। अच्छा, ठीक है, जैसे आपका जो है फॉर एग्जांपल राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि राइस जो है इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर डायबिटिक्स। और जो है एक तो उसमें पोर्शन कंट्रोल का बहुत जो है वो रोल है। जैसे अगर आप 1/3 कप आप कहते हैं कि इतने से बिल्कुल राइस जो है वो आपको 80 कैलोरीज दे देते हैं और एक सर्विंग में काउंट होते हैं। तो एक तो हमने वहाँ पे कंट्रोल करना है और दूसरा ये है कि डायबिटिक्स के लिए या नॉर्मल लोग भी कोशिश करें कि उसमें प्रोटीन ऐड कर लें। अच्छा, लेकिन आप कह रही हैं कि हम थोड़ा सा पोर्शन ले सकते हैं राइस का। बिल्कुल। अशरफ साहब ने कहा है रोटी चावल छोड़ दें,
अपनी जिनको जिंदगी शुगर हो गई से है निकाल दें, जिनको शुगर हो गई है वो और निकाल दें। दवाइयाँ भी छोड़नी चाहते हैं। हाँ, अगर कोई आप दवाई दवाइयाँ छोड़ने चाहते हैं, 100% रिवर्स बैक करना चाहते हैं ना, तो आप रोटी चावल ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इसमें ये भी स्टेपल फूड है हमारा, लेकिन इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, तो इसको छोड़ ही दे। जैसे क्वेश्चन ये था ना कि जैसे बच सकते हैं लोग, तो एक तो ये टिप है कि आपने प्रोटीन और फाइबर के बगैर कोई मील नहीं लेना। ठीक और है। दूसरी बात ये है कि बीइंग अ क्लिनिकल डाइटिशियन किसी भी फूड ग्रुप को एक्सट्रीमली स्किप करना इज नॉट माय रिकमेंडेशन। वो पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स आ जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हैं, या आप जो है वो, वैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट एंड हाई फाइबर डाइट, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाते हैं। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट में बिल्कुल डेफिनेटली राइस जो है वो अवॉइड करवाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो कीनवा का इस्तेमाल, आपको पता है कि वो एक सीरियल है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, तो उस पर डेफिनेटली चीज़ है कि वो कंप्लीट प्रोटीन है, बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, जैसे मीट एग्स और चिकन होते हैं उस तरह की कंपोजिशन है वो सीरियल की। अच्छा, ठीक है, तो एक कंप्लीट प्रोटीन है, वो बहुत अच्छा जो है वो डायबिटिक्स के लिए एक अच्छी चीज़ है उसमें। एक और चीज़ है जो हेल्पफुल रहती है, एक मल्टीग्रेन अप्रोच, शायद उसके बारे में बात हुई है। जी जी, मल्टीग्रेन। हाँ, अब उसमें है कि या तो आप मल्टीग्रेन फ्लावर यूज़ कर लें, आटा उस तरह से। एक और जो थेरेपी है हमारी डाइटेटिक्स में वो ये है कि आप अगर दिन में 3 मील्स ले रहे हैं तो आप डिफरेंट सीरियल्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, एक वैरायटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका जब दोपहर का लंच है तो आप ब्राउन राइस ले लें, या अगर रोटी ले लें, ठीक है, होल ग्रेन की जो रोटी होती है। उसके बाद अगर आप शाम को खा रहे हैं तो आप कीनवा जो है वो ऐड कर लें। तो अगर आप दिन में 3 डिफरेंट सीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं डायबिटिक्स के लिए। ठीक है, डायबिटिक्स इन केस अगर आप अवॉइड बिल्कुल कंप्लीटली नहीं कर रहे, ठीक है, उसमें एक डाइवर्सिटी आ रही है, डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स हैं, लिग्नेंस हैं, फाइबर की फॉर्म है, तो एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है मिलके, एक जो है वो आपको ऐसा इफेक्ट देती है कि आपकी ब्लड स्पाइक, जो शुगर स्पाइक है, वो नहीं आती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइए अस्मा कि अगर डायबिटीज हो गई है तो हमें कहा जाता है जी आपने अब ना फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, मोस्टली जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल रोक दिया जाता है, या बहुत कम ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि शुगर वाले पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि वो खा सकते हैं और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो जिनको तो वो आंख उठा के भी नहीं देख सकते हैं? अच्छा, मेरे में इसमें ऐसा है कि अगर जैसे मेरे पास अगर कोई क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं, उनको इनेबल करते हैं कि उनको खुद से भी आइडिया हो। तो एक चार्ट उनको दिया जा सकता है, अगर वो अपनी ईज के लिए अपने किचन में डिस्प्ले कर दें, बहुत सिंपल है उसको समझना। लो से मॉडरेट जीआई के जो फ्रूट्स हैं, अब जैसे हाई जीआई में वाटरमेलन आता है जिसको अवॉइड करना होता है। मैंगो जो है अगर आप उसका पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो वैसे वो मॉडरेट जीआई फ्रूट है, ठीक है, हाई में नहीं आता। जो आपकी लेस देन 50 है वो आपके लो होते हैं, उसके बाद जो है वो 55 ऑनवर्ड 69 तक जो है वो मॉडरेट है, और 70 प्लस अगर किसी का स्कोर है तो वो हाई जीआई होता है। अच्छा, तो वाटरमेलन उसी में आता है। जी, वाटरमेलन जो है वो हाई में आ जाता है, 77 में आ जाता है। मैंगो इट्स लाइक मॉडरेट, बट हम कैसे खाते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे राइस हम बहुत ज्यादा टॉप अप करके पूरी प्लेट, इस तरह मैंगोज भी। तो आप अगर इन केस, एक तो ये है कि आपने खाने के साथ नहीं खाना, जो फ्रूट है उसको एज ए स्नैक यूज करना है जब आपके मेजर मील और उसमें गैप हो, बीच में एक फ्रूट, और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। जैसे एक स्मॉल जो है वो एप्पल हो सकता है, 1 स्मॉल बनाना इज़ फाइन, एक छोटा जो है वो बनाना, मीडियम साइज के नहीं, स्मॉल। अच्छा, इसी तरह से अगर जो है वो आप डिफरेंट, एक तो मील से गैप रखना है और आपने पोर्शन कंट्रोल करके आप फ्रूट्स ले सकते हैं। पाइनएप्पल हो गया, वाटरमेलन है, मैंगो है, इसको जो है वो अवॉइड करवाते हैं। उसके अलावा बेरीज हैं, चेरीज हैं, एप्पल, पीचेस, अमरूद है, बेर है, ये अच्छे हैं, ये खा सकते हैं आजकल। और जैसे सिट्रस फ्रूट्स भी आजकल चल रहे हैं, वो भी खा सकते हैं, ऑरेंजेस वगैरह, ये सारी चीजें। अच्छा मुनीबा, इसमें ना फ्रूट्स में मैं चूंकि एक्स डायबिटिक हूँ, मैं अभी सारे फ्रूट्स खाता हूँ। अच्छा, अब सारे खा लेते हैं? सारे खाता हूँ, लेकिन उसके खाने के ना कुछ आदाब है। अच्छा, क्या? कुछ फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, जिसमें बेर है, अमरूद वगैरह आ जाते हैं, ग्रेप फ्रूट है, ये आप खा के बैठ सकते हो, कोई इशू आराम से। हाँ, बाकी जो फ्रूट्स है ना, अगर आप उसको जिम से पहले खाएं, जिम के बाद खाएं, वॉक से पहले खाएं, वॉक के बाद खाएं, आपको कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, मसला ये है कि मैंने फ्रूट भी खाने हैं और लेटना और भी उसके बाद लेट जाना है, ठीक है। मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आप खा लें, लेकिन उसके बाद आप वॉक कर लें, आप जिम कर लें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, ताकि वो आपका जो है ना हजम हो जाए और वो कैलोरीज जो है ना डिपॉजिट ना हो। कोशिश करें पील्स के साथ खाना चाहिए। वक्त खत्म हो गया अशरफ साहब, जूस नहीं, बस नो जूस नहीं पीना है, होल फ्रूट खाना है। अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्मा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
आगे बढ़ते हैं और कुछ अपने सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ के ऊपर हमने बात करनी है, वो भी डेंटल हेल्थ के ऊपर। कहते हैं कि कोई भी जो इंसान है ना वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम में से हर कोई अपनी तरफ से कोई ना कोई कोशिश करता रहता है कि जनाब वो अपनी कोई कमज़ोरी दूर कर ले या कोई चीज़ जो उसके पास है ना उसे महफूज कर ले या हिफाजत उसकी कर ले। सबसे बढ़कर तो इंसान के लिए सेहत का होना लाजमी है। और क्या आपको ये इल्म है कि आपके मुंह में जो दांत हैं वो आपकी अच्छी और बुरी यानी दोनों सूरतों में आपकी सेहत बताने के लिए काफ़ी है। दांत मजबूत, साफ और सबसे बढ़कर पूरे हैं ना अगर, तो समझे कि आप खुशकिस्मत हैं। तो आज हम अपने दांतों की सेहत के साथ साथ मुंह की सफाई के हवाले से भी बात करने जा रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मांझी मौजूद हैं जो कि डेंटल सर्जन हैं। उनसे बात करते हैं इसके बारे में। डॉक्टर सलीमा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा, दांतों के बारे में जिस तरह मैंने बात की है कि आपकी अच्छी या फिर बुरी सेहत के बारे में आपके दांत बता देते हैं, बिल्कुल। किस तरह बताते हैं? मैं आपको बताऊं, इस साल का जो थीम भी है ना, अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ डे का, जो 20 मार्च को हम सेलिब्रेट भी करेंगे। जी। पिछले साल इन्होंने रखा कि हैप्पी टीथ तो हैप्पी बॉडी। ओह वाह। इस साल उन्होंने बताया हैप्पी टीथ तो हैप्पी माइंड। अब आप सोचें कि एक अच्छा अगर आपका मुंह है, आपके बाकायदा दांत है, तो उसका मतलब ये है कि उससे आपके बॉडी पे बहुत असरात होते हैं। आपकी पूरी बॉडी सिस्टम आपका काम करता है। आपके मुंह के अंदर आप जो खाना खाते हैं, आपको मैदे में तेजाबियत होती है, जो भी लिंक होता है उससे सब कुछ आपका लिंक है। ये पिछले साल का थीम था, लेकिन अब देखिए कितना इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर। और 2025 के अंदर वो कहते हैं कि अगर आप जो खाना पीना करते हैं वो डायरेक्टली आपके माइंड पे भी इफेक्ट करता है। सो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, रीजुविनेट रहेगी आपकी बॉडी भी, हर चीज़ उससे लिंक्ड है। सो हमारे लिए बहुत लेसन है कि अगर हम इस साल ये थीम को लेते हुए चलें और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अमूमन तौर पे हमारे साथ सबसे ज़्यादा पेशेंट जो गलतियां भी करते हैं वो यही करते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा शुगर वाली जो चीनी वगैरह होती है, मीठा होती है, ये स्टार्च जिसमें चावल या आलू जो भी स्टार्ची फूड है वो खा लेते हैं। वो जब अपना बाय प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट फेंकता है तो वो क्या करता है कि वो पूरा एसिड प्रोडक्ट कर रहा होता है। अच्छा। और वो एसिड आपके थूक के साथ, सलाइवा के साथ मिल के प्लाक बना देता है, जो आपके मुंह के अंदर जमा हो जाता है। आपके दांतों के अंदर येलोइश आप देख रहे होते हैं, गंदगी होती है, और पेशेंट्स उसके बाद स्केलिंग करवाते हैं, अल्टीमेटली वाइटनिंग कराते हैं। बट वो इनिशियली लेवल पे अगर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर वो उस चीज़ का अवॉइड करें और उसका इस्तेमाल कम करें और आधे घंटे बाद इस्तेमाल के फ़ौरन नहीं, आधे घंटे बाद ब्रश कर लें, कुली कर लें, तो वो उस डैमेज से बच सकते हैं। अच्छा, बस सिर्फ ये है कि आधे घंटे बाद आपने कुली या आपने ब्रश कर लेना है तो आप वो जो इतना ज्यादा डैमेज हो रहा होता है उससे आप बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अपने दांतों को। बिल्कुल। ओके, तो मुझे बताइए फिर कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपके दांतों की वजह से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? सो यूजुअली हम सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेज की जो बीमारियां होती है, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आते हैं कीड़े के साथ। सही। अब कीड़ा जब होता है तो हम उनको कहते हैं फिलिंग का ऑप्शन देते हैं या हम फिशर सीलेंट्स का देते हैं। हम बच्चों में आज के लिए ट्रीटमेंट करें, मैं खुद भी अपने क्लिनिक में कर रही होती हूँ, मेरा खुद का भी एक क्लिनिक है मांझी डेंटल, उसमें मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ बाकायदा बच्चों को कि वो अपने फ्लोराइड ट्रीटमेंट्स करवाएं, फ्लोराइड के वार्निशेस करवाएं। फ्लोराइड के जो भी बच्चे आते हैं, जब उसमें क्या होता है कि वो एंटी केरियस इफेक्ट करता है, सो बच्चों को केरीज लगने से बचा देते हैं, ये प्रिवेंटिव होता है, बचाव होता है। उसके बाद जब बच्चों को लग गया है तो फिर हम फिलिंग का ऑप्शन देते हैं। फिलिंग अगर फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है तो पेशेंट्स अपनी हाइजीन को अच्छा रखते हैं, ब्रशिंग करते हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं, अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। हमारी आवाम में एक भी गलती ये भी है कि वो ठंडा गर्म वाला पेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट वो यूजुअली रिकमेंडेड होता है कि 14 डेज से ज़्यादा तो आपने कोई भी मेडिकेटेड पेस्ट इस्तेमाल ही नहीं करना, जिसमें आपके पास एंटी ब्लीडिंग भी होते हैं पेस्ट, जिसमें आपको खून निकल रहा होता है, तो आप वो करते हैं। मतलब हम आम रूटीन में जो सेंसिटिविटी को कहते हैं कि कंट्रोल करते हैं, वो वाला जो यूज हम कर रहे होते हैं वो नहीं करना चाहिए। और उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो आपकी रियल जो आपकी सेंसेशंस होती है उसको कंप्लीटली डैमेज कर चुका होता है, क्योंकि ओवर द ईयर आप वो यूज कर रहे होते हैं। तो हम ये पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर आप कोई मेडिकेटेड पेस्ट इस्तेमाल भी करते हैं हमारी रिकमेंडेशन से, तो 14 दिनों बाद आपने छोड़ देना है। अच्छा। और फिर नॉर्मल पेस्ट पे आ जाना है। अच्छा। तो इट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हम फिर ये दूसरा स्टेज है जैसे केरीज अपने बात की, उसके बाद अब रूट कैनाल के पेशेंट्स हमारे पास बड़े आते हैं। उनमें ये होता है कि वो जब आपका कीड़ा जड़ों तक चला जाता है, आपकी नस तक चले जाता है, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं,
तो उसको हम रूट कैनाल के जरिए ही सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं। तो वो पेनफुल होता है, जाहिर सी बात है पेशेंट्स के लिए, बट वो क्योंकि डैमेज हो चुका है तो हमें उसको निकालना होगा, अदरवाइज वो एक्सट्रैक्शन तक चला जाएगा। तो ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स अपने खाने पीने पर इतना ध्यान रखें। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये होता है कि रात को सोने से पहले आप ब्रश कर लें, क्योंकि वो ओवर द आवर्स आप सो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आपके सारे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, लैक्टोबैसिलाई, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। सो उनको जब ये मिलेगा कि सफाई है पूरे इर्द गिर्द उसके मुंह में, तो वो कभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर गंदगी में आप सो गए, ज्यादातर हमारा यहाँ पे सोडास का इस्तेमाल बड़ा है, विच एक्चुअली कॉजेज डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन क्या होती है कि हमारे दांतों का मिनरल पूरा खत्म हो जाता है। सो आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स हमें शिकायत भी करते हैं कि मेरे मुंह के अंदर जो है ना वो बाकायदा ऐसा लगता है कि वो पतली हो रही है, वो थिन हो रही है, और या तो वो घिस रही है या तो वो बिल्कुल येलोइश हो रही है। तो ये बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस जो है ना शिकायत के साथ आते हैं। सो ये स्टेज वाइज होता है, ऐसे नहीं कि फौरन से होना होता है। अच्छा। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, क्रॉनिक होता है, जिसमें पेशेंट्स को अवॉइड नहीं करना तो ये जरूरी है। सिर्फ सोडास की वजह से हो सकता है, या फिर ये जिस तरह हाई डोज ऑफ निकोटीन का भी इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, चाय का भी, कॉफी वगैरह, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है? So, ज्यादातर कॉफी, चाय, जूस और सोडास से होता है आपके स्टेनिंग्स या आपके डीमिनरलाइजेशन, जो खत्म हो रहा होता है आपका मिनरल। हमारे दांतों में मिनरल होता है जो बहुत जरूरी होता है, जो दूध पीने से स्ट्रांग होता है। अच्छा। सो अगर आप ये जो आपने पान छालियाँ, गुटखा, नस्वार जैसी कोई भी आदत है जिसमें आपका ड्रग्स अब्यूज कहते हैं, जैसे हम सबसे अब्यूज कहते हैं, इसका इस्तेमाल से आपको सिर्फ कैंसर होता है, उसे हम कहते हैं ओरल कैंसर। सो होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स पे जबान के ऊपर ज्यादातर ओरल कैंसर होता है, गालों पे होता है अंदर की तरफ, या आपके तालू पे होता है, या आपके जो जबान के पिछले हिस्से में, ज्यादातर लेटरल बॉर्डर पे होता है, जो कि कोने वाली ये हमारी बॉर्डर होती है टंग की कॉर्नर पे। सो लिप पे भी होता है। अब पेशेंट्स को होता क्या है, किस तरह ये शुरू होता है अमल, अब आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल ले रहे हैं उसका, तो पेशेंट्स को हम बताते हैं कि इस चीज़ का इस्तेमाल तो पहले तो बंद होना चाहिए। एंटी टोबैको च्युइंगम्स हम रेकमेंड करते हैं, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताते हैं, फिजियोथेरेपी होती है हमारी कि हम स्टिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, बट पेशेंट्स डजंट लिसन टू अस, और वो क्या होता है फिर एक स्टेज पे आ जाता है, फोर्थ स्टेज पे आके हमें ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंड देन जस्ट वी हैव सर्जिकल एक्ससिजन का ऑप्शन। तो फिर हम सर्जिकली इसको रिमूव करते हैं, टंग है तो टंग को काट दिया आधा, यानी कि जितनी जहाँ तक म्यूटेट हुआ है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो मैं बता रही हूँ ना बार बार कि आपके मुंह का दरवाजा क्या दिमाग तक है, पहले पेट तक का होता था, लेकिन अब दिमाग तक भी है। सो आपकी पूरी सैनिटी इन्फ्लुएंस होती है, मेंटल सैनिटी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट्स अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी एक्सरसाइजेस करें, वॉक करें, अच्छी डाइट लें, और कोशिश करके कि ये ड्रग्स अब्यूज की हैबिट्स को खत्म करें। अगर इफ दे वांट टू गेट बैक, बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ब्रेक भी करवाई है हैबिट्स थ्रू च्युइंगम्स। तो एंटी टोबैको च्युइंगम्स आर रेडीली अवेलेबल, आप वो खाएं, वो आपको खुद ब खुद आदत खत्म करवाएंगे। और अभी आपको पता है ई सिगार्स आई हुई है हमारे पास, दे आर मोर डेंजरस। जिस तरह ई वेपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो रिसर्च भी कहती है कि वो 1000 टाइम्स डिजास्टर्स है देन दी नॉर्मल स्मोकिंग, क्योंकि इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स इनटू योर बॉडी। तो वो उसके पास तो इतना जल्दी वो एब्जॉर्प्शन का पावर होता है कि वो आपको पूरी तरह डैमेज करता है। सो अगर हम कोई भी ट्रेंड है, कोई अच्छा ट्रेंड है, तो डेफिनेटली फॉलो करें, बट दिस इज नॉट टू फॉलो। वो आपकी सेहत के लिए, ओरल हाइजीन के लिए, आपके दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर पानी में ठीक है, नॉर्मल है, तो फ्लोराइड वाला हम लोग टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। यस, सो टूथपेस्ट का भी हम हमेशा बताते हैं कि ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस, कि जो बड़े हैं ना, जो जितने भी अडल्ट होते हैं, उसमें हम कहते हैं मटर के दाने तक का आपने पेस्ट निकालना है, और बच्चों में चावल दाने तक का। अच्छा, हम तो पूरा भर लेते हैं वो तो उसके ब्रश के ऊपर पूरा भर लेते हैं। एग्जैक्टली, यही तो गलती है, और हमारी एड्स में भी तो ये गलत डिपिक्शन है ना, यही तो बात है, यही गलती है। सो हमें अगर हम मटर के दाने तक का लेंगे तो इट विल, और थोड़ा सा वाटर तो होता है आपके ब्रश के अंदर, तो इट गेट मिक्स, और वो उसको पूरी तरह से आप ब्रश करेंगे तो इट हैज अ मॉइस्चर ऑन योर टीथ। और जिस तरह बच्चों में भी हम चावल के दाने तक का कहते हैं, लेकिन बच्चों में हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स में, जब बच्चा या 2 इयर्स 3 इयर्स में जब वो केपेबल है टू हैंडल द ब्रश, तो आप उसको आप चावल दाने तक का पेस्ट डाल के और ब्रश करवाए। अदरवाइज इससे पहले उंगली से, अच्छा, या अम्मी छोटे बच्चा है तो गॉस को, बॉइल्ड गॉस को अच्छी तरह बॉइल्ड वाटर के अंदर डिप करके उससे उसको सफाई कराए। सो बच्चों में 6 माह से ब्रश करना बहुत जरूरी है।
6 माह से हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 डेढ़ साल तक के बच्चे को आप गॉश से क्लीन करें, बेशक अगर बच्चा खुद नहीं कर सकता। उसके बाद पेस्ट का इंट्रोडक्शन करें। पेस्ट का इंट्रोडक्शन भी चावल के दाने तक का होना चाहिए, वो आप उंगली से भी कर सकते हैं, आप उसको ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन माँ होनी चाहिए साथ, रोल मॉडलिंग करे। यस, जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसके साथ करे ताकि बच्चा देखे क्या डायरेक्शंस में करना है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि ऊपर से हम जाते हैं और अंदर नहीं करते, एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा प्लाग ही अंदर हो जाता है जमा। और फिर नीचे आपने करना है ब्रशिंग और फिर लास्ट में टंग, ताकि बदबू भी ना आए। ये स्टेजेस होते हैं। अच्छा, दूसरा फटकरी का इस्तेमाल भी बहुत लोग करते हैं जी। दांतों को अगर आपने चमकाना है या किसी भी तरीके से फटकरी का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ये क्या ठीक है फिटकरी का इस्तेमाल करना दांतों के लिए? आपने फिटकरी की भी बात की, और लोग लेमन एंड बेकिंग सोडा भी करते हैं, लोग क्लोव ऑयल भी करते हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अब तक हमने तो क्लोव ऑयल मेरा खुद का भी आजमाया हुआ जब मैं डेंटिस्ट नहीं थी, ऑफ कोर्स। हर्बली ऑलिव ऑयल के अंदर उसको पका के बाकायदा क्लोव्स को, और जब तक वो डार्क ब्लैक ना हो जाए, उसका अर्क ना निकल जाए, तब तक, और कॉटन में डाल के उसको रखें, पेन लिटरली पेन फ्री हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। बट इट्स नॉट दी कंप्लीट ट्रीटमेंट, इट्स अ टेम्पररी रिलीफ। आप कहीं हैं जहाँ पे दवाई नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा और जहाँ तक फिटकरी का है, वो अब तक कोई भी चीज नहीं है, मतलब साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, तो उसके पास मैं कमेंट नहीं कर सकती। बट ये कि डेफिनेटली आपको पता है ना कि लेमन जो है वो सिट्रिक एसिड है, तो इट ऑलवेज क्लीन्स योर बॉडी। ऑफ कोर्स टीथ पे कुछ तो इफेक्ट होगा, लेकिन ये कि उस लॉजिक से मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि बेकिंग सोडा एंड के लेमन मिक्स और फिटकरी मिक्सेस टू क्लीन योर टीथ, बट डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट को देखना चाहिए। इस तरह के टोटकों पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ चीजें आपकी आजमाई भी नहीं होती और वो फिर आपको बाद में और आपकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, उसकी वजह से आपका एनिमल जो है ना वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि डेंटिस्ट को पता होता है ना कि कौन से दांत पे क्या चीज की जरूरत है। हम व्हाइटनिंग भी आप देखेंगे कि व्हाइटनिंग हम सारे दांतों पे नहीं करते, हम जो जैसे कि वो दांत होते हैं जिसमें क्राउन लगा हुआ है, अच्छा, वो दांत जिसपे ऑर्थो हुई हुई है, वायर्स लगी हुई है, वो वाले नहीं होते, हम नहीं करते। जिन पे डिसॉर्प्शन हुई है उसमें हम नहीं करेंगे व्हाइटनिंग। सो हमें पता होता है कि एज अ डेंटिस्ट की कौन सी चीज क्या सही है, तो दिस इज समथिंग इनसाइट। अच्छा, दूसरा लास्टली मैं ये डॉक्टर सलीमा पूछना चाहूंगी, आपको पता है दांतों के दरमियान जो खला क्यों आ जाता है, दांत जो है ना वो गैप आना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टूथपिक मारना या पेंसिल लगाना। बच्चों में तो जाहिर बात है पैरा फंक्शनल हैबिट्स हम कहते हैं, जिसमें बच्चे पेंसिल लगा देते हैं, उंगलियां डाल रहे होते हैं, या कोई पेपर या कोई रैपर होता है खाने का, वो डाल रहे होते हैं। बट बड़ों में जो है ना सबसे ज्यादा टूथपिक का इस्तेमाल। टूथपिक हमारे लिए इतना मैं कहती हूँ कैंसरियस है, अगर ये लोग समझ लेना। लिटरली मैंने कितने लोगों को अपने आसपास भी इस चीज की अवेयरनेस दी है कि देवर, और आप देखिए खाने के टेबल पे आपके टूथपिक पड़ी होगी, तो ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनको हमने चेंज करना है। इसकी आप क्या ऑल्टरनेट कर सकते हैं प्रैक्टिस? यस, एंड इंटरडेंटल ब्रशेस। आजकल इंटरडेंटल ब्रशेस इतने जबरदस्त आए हुए हैं, दे आर सो स्मॉल एंड दे हैव ब्रशेस विद देम, और वो इंटरडेंटली आप बीच में दांतों के दरमियान आप डालें, उसकी इतनी जबरदस्त सफाई हो जाती है। और फ्लॉस आप आफ्टर एवरी मील करें, वो कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो गैप आ जाता है दांतों में वो नहीं आएगा। तो बड़ा प्रिसाइजली हमने इस चीज़ को लेकर चले हैं, और बहुत सी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की हैं। डॉक्टर सलीमा मांझी हमारे साथ मौजूद थी, डेंटल सर्जन है, और बड़े अच्छे हमें टिप्स देकर जा रही हैं कि किस तरह आपने अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीमा कि आप यहाँ पर आई। अभी आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जनाब वीकेंड हो और मैं आपके लिए कुछ लेकर ना आऊँ, सरप्राइज़ लेकर ना हो, या कुछ म्यूज़िक का तड़का ना हो। तो आज ऐसे ही दो कह लें कि टैलेंटेड पर्सन्स हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पर शो में मौजूद हैं, जिनसे आपकी मुलाकात करानी है और जिनसे कुछ गाने भी सुनने हैं। तो सबसे पहले तो हमें शालूम सरफराज ने ज्वाइन किया है, जो कि सिंगर हैं, जो कि अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे, और उसके साथ साथ रुशाइल बाबर ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि गिटारिस्ट हैं, और उनसे पहले भी आप मुलाकात कर चुकी हैं। तो रुशाइल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और साथ ही साथ शालूम आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। ठीक है आप दोनों? जी। तो शालूम, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे सिंगिंग की तरफ आए हो, कब से गा रहे हो? बचपन से शौक था, फिर स्कूल से स्टार्ट किया। अच्छा। और टीचर से और अपने जो साथ कोलीग्स थे, क्लास फेलो से, उनसे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली। तो इस तरह फिर कॉलेज में, आगे यूनिवर्सिटी में, फर्दर फिर अच्छा, और फिर आगे टीवी शोज, अच्छा, और फिर कॉन्सर्ट्स, फिर इस तरह सिलसिला। फिर बाकायदा सीखने की तरफ आए, मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली बैक इन 2014। अच्छा। तो
इस क्या तरह से बात है। तो मतलब 14 से अभी तक 25 तक अभी मतलब आपने प्रोफेशनली इसको लेके चला है। जी, बीच में थोड़ा गैप आ गया था स्टडीज़ की वजह से। फिर मैंने मास्टर्स किया, अभी मेरा मास्टर्स कंटिन्यू है यूरोप में। तो बस मैं शॉर्ट ट्रिप के लिए पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, तो मतलब साथ साथ ये जी, आपका प्रोफेशन है या पैशन है? पैशन भी और प्रोफेशन भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चले, जी, दैट्स गुड। thank you। तो रशाइल, आपके बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता है, लेकिन जिन्होंने नया आज ज्वाइन किया है, जो हमें देख रहे हैं, उनको बताइए आप अपने बारे में कुछ। कैसे स्टार्ट किया? सिर्फ गिटार ही बजाते हैं, गाने का भी शौक है? गाने का भी शौक है, थोड़ा बहुत मैं गाता भी हूँ। अच्छा। और शलूम भाई मेरे कज़न है, अच्छा। मेरे ताया के बेटे, तो ओके। इन्हीं से देख देख के शौक चढ़ा था सीखने का। सही सही। और शुरू में शलूम भाई ने थोड़ा सा मुझे गाइड किया कि गिटार की तरफ आ, ऐसे बजा। फिर इन्होंने ही के गिटार लेके दिया मुझे, अच्छा, तो साथ ऐसे ही हम फिर करते रहे। ठीक है। मतलब बचपन से ही दोनों एक दूसरे को देखते जी। देखते जी। बड़े होते गए हाँ हैं। जी। ठीक है, तो क्या सुनाने वाले हैं शलूम साहब सबसे पहले आप हमें? उनके अंदाज़े करम एक खूबसूरत चीज़ है, क्या बात है, आपकी चले, खिदमत में पेश करें। श्योर।